20 अक्टूबर 1997 दोपहर के करीब 2 बजे थे जब कल्याण सिंह, जो एक दिन पहले तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्हें ले जा रही एक कार लखनऊ के नजफ शाह रोड पर भदरी हाउस पर रुकी। सिंह के साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी थे। दोनों कुंडा से निर्वाचित विधायक रघुराज प्रताप सिंह से मिलने पहुंचे थे। उस समय 29 साल की उम्र के इस युवा नेता ने कल्याण सिंह के लिए फिर से सीएम पद सुरक्षित करने की शक्ति का इस्तेमाल किया था। वह कद में लंबे थे और काला चश्मा पहनना पसंद करते थे। इसके साथ ही महंगी कारों और घुड़सवारी का भी शौक था। उन्हें कुछ लोगों ने मिस्टर स्टॉर्म का नाम दिया था, जबकि कुछ अन्य लोगों ने उन्हें राजा भैया के रूप में संबोधित करना शुरू कर दिया था। पिछले कुछ वर्षों में उनका शाही स्वैग लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया था। हर चुनावी जीत के साथ राजा भैया का कद और जीत का अंतर बढ़ता गया। यूपी के प्रतापगढ़ और इलाहाबाद जिलों के विभिन्न हिस्सों से लोग अपने विवादों को सुलझाने के लिए अदालत जाने के बजाय उनके पास आने लगे। हालांकि राजा भैया की शक्ति की वास्तविक सीमा 1997 में ही पता चली। राज्य में भाजपा बसपा गठबंधन सत्ता में था। दोनों पार्टियां हर 6 महीने में पार्टियों के बीच बारी बारी से सीएम पद के आधार पर सत्ता साझाकरण फार्मूले पर सहमत हुई थी। हालांकि 6 महीने बाद ही मायावती ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया। बाद में राजनीतिक दबाव में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कल्याण सिंह ने सितंबर 1997 में सीएम पद की शपथ ली। लेकिन 1 महीने के भीतर ही 19 अक्टूबर को मायावती ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। गद्दी दोबारा पाने के लिए कल्याण सिंह को विधानसभा में बहुमत साबित करना जरूरी था। राजा भैया ने कथित तौर पर कल्याण सिंह और भाजपा को सत्ता में वापस लाने के लिए कई कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी विधायकों के दल बदल की साजिश रची थी। इससे उन्हें मायावती से दुश्मनी मिल गई। 2002 के विधानसभा चुनावों में मायावती ने फिर से भाजपा की मदद से सरकार बनाई। उन्होंने 3 मई 2002 को सीएम का पद संभाला। लगभग 6 महीने बाद राजा भैया को 2 नवंबर 2002 को सुबह 4 बजे उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर बीजेपी विधायक पूरन सिंह बुंदेला के अपहरण और जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। बाद में राजा भैया को आतंकवादी घोषित कर दिया गया और आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा के तहत मामला दर्ज किया गया। उनके पिता के साथ साथ उनके चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह को भी जेल में डाल दिया गया। लोगों को याद है कि राजा भैया के जेल जाने के बाद समाजवादी पार्टी ने उनके समर्थन में धरना प्रदर्शन किया था। विरोध प्रदर्शन में शिवपाल सिंह भी शामिल हुए और जल्द ही राजा भैया और सपा के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। 2003 में मुलायम सिंह के सीएम पद संभालने के 25 मिनट के भीतर राजा भैया के खिलाफ पोटा के आरोप हटा दिए गए। हालांकि इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन पोटा को 2004 में कानून के रूप में रद्द कर दिया गया था। 2005 में जेल से रिहा होने के बाद राजा भैया को मुलायम सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया और खाद्य और नागरिक आपूर्ति का प्रभार दिया गया। 2007 में मायावती के एक और कार्यकाल के बाद 2012 में सपा फिर से सत्ता में आई और एक बार फिर राजा भैया को उसी विभाग के साथ अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल में जगह मिली। हालांकि 2 मार्च 2013 को कुंडा के गांव में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जियाउल हक की हत्या कर दी गई थी। इस पुलिस उपाधीक्षक की पत्नी ने हत्या के पीछे राजा भैया का हाथ होने का आरोप लगाया था
और उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इससे राजा भैया को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। सीबीआई जांच शुरू की गई। 1 अगस्त 2013 को सीबीआई ने अपनी विवादास्पद अंतिम रिपोर्ट में राजा भैया को क्लीन चिट दे दी। इसके ठीक 2 महीने बाद 11 अक्टूबर को उन्हें दोबारा कैबिनेट में शामिल कर लिया गया। साल 2018 राजा भैया और यूपी की राजनीति के लिए ऐतिहासिक रहा। राज्यसभा चुनाव में उन्होंने सपा को समर्थन देने का वादा करने के बावजूद भाजपा उम्मीदवार को वोट दे दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि चुनाव में सपा बसपा उम्मीदवार का समर्थन कर रही थी और राजा भैया अपनी धुर विरोधी मायावती को वोट नहीं देना चाहते थे। इसके बाद अखिलेश यादव और राजा भैया में दूरियां बढ़ने लगी। नवंबर में राजा भैया ने लखनऊ के रमाबाई मैदान में एक रैली की और एक नई पार्टी जनसत्ता दल लॉन्च की। एक नई पार्टी की आवश्यकता के बारे में पूछे जाने पर राजा भैया ने कहा कि राजनीति में उनके 25 साल पूरे होने के अवसर पर एक कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से पूछा था कि क्या उन्हें अपनी पार्टी बनानी चाहिए और समर्थकों ने इस विचार का समर्थन किया था। हालांकि यूपी की राजनीति पर कई सालों तक बेहद करीब से नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार कबूल अहमद कहते हैं, राजा भैया के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे। उन्हें लगता था कि बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया है। अखिलेश के साथ उनकी नहीं बनी, बीएसपी के साथ उनकी पुरानी दुश्मनी थी और कांग्रेस का राज्य में कोई भविष्य नहीं दिख रहा था। राज्य की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए यह उनके लिए एक तार्किक कदम था। कुंडा से सटी बाबागंज सीट से 3 बार विधायक रहे विनोद सरोज भी राजा भैया के साथ हैं। उनकी नई पार्टी जितनी अधिक सीटें जीतती है, राजा भैया मंत्री पद के उतने ही करीब पहुंचते हैं। अखिलेश यादव ने एक समय के शक्तिशाली नेता को कभी पहचानने से भी इनकार कर दिया था। नवंबर 2021 में यूपी चुनाव अभियान आधिकारिक तौर पर शुरू होने से ठीक पहले अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ का दौरा किया था। जब एक पत्रकार ने उनसे राजा भैया से नाराजगी की वजह पूछी, अखिलेश ने कड़वाहट से जवाब दिया, वह कौन है? आप इस नाम का उल्लेख क्यों कर रहे हैं? अखिलेश की नाराजगी का जवाब देते हुए राजा भैया ने कहा, यह अवध की भूमि है जो अपने अच्छे व्यवहार और मीठे शब्दों के लिए जानी जाती है। अगर किसी ने मेरे बारे में पूछा होता तो अखिलेश यादव सीधा एक पंक्ति में जवाब दे सकते थे। उनकी भाषा को यहाँ के लोगों ने अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया है। पिछले कुछ वर्षों में राजा भैया के शब्दों और कार्यों से उनके भाजपा की ओर झुकाव के पर्याप्त संकेत मिले हैं। 2018 के राज्यसभा चुनावों के बाद राजा भैया ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी, जिससे संभावित बड़ी घोषणा के बारे में अफवाहें फैल गईं। हालांकि बाद में राजा भैया ने अपनी पार्टी बना ली, लेकिन वह केंद्र सरकार के फैसलों जैसे धारा 370 को वापस लेने, CAA, NRC को लागू करने और कृषि बिलों का खुलकर समर्थन करते रहे हैं। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि सरकार हर किसी को रोजगार नहीं दे सकती, लोगों को स्वरोजगार की ओर बढ़ना होगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के रुख के अनुरूप है। कबूल अहमद ने राजा भैया के बीजेपी में शामिल न होने के पीछे की वजह बताई। निस्संदेह राजा भैया की राज्य की राजनीति में एक शक्तिशाली उपस्थिति है। वह सवर्णों, विशेषकर ठाकुर समुदाय में व्यापक रूप से लोकप्रिय हैं। हालांकि ये भी हकीकत है कि उनकी छवि एक बाहुबली की है। उन्हें भाजपा में शामिल करने से योगी सरकार की अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की स्वघोषित नीति पर सवाल उठेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या वह खुद को बाहुबली मानते हैं, राजा भैया कहते हैं कि जिन नेताओं की भुजाओं में ताकत नहीं है वे समाज के लिए किसी काम के नहीं हैं। लेकिन
उस शक्ति का उपयोग लोगों के हित में किया जाना चाहिए, न कि उन्हें परेशान करने के लिए। मैंने अदालत में अपने खिलाफ दर्ज सभी मामलों का सामना किया है। सभी आरोप राजनीति से प्रेरित थे। आज मेरे ऊपर सिर्फ एक मामला लंबित है और वह भी एक धरने से संबंधित है। मीडिया का कहना है कि राजा भैया के आशीर्वाद के बिना प्रतापगढ़ में कुछ नहीं हो सकता। यह बिल्कुल भी सच नहीं है। बाहुबली और दबंग जैसे शब्द फिल्मों से उठाए गए हैं। प्रतापगढ़ की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले पत्रकार सुनील यादव कहते हैं, राजा भैया सीधे तौर पर आम लोगों के संपर्क में रहते हैं और यही बात उन्हें दूसरे विधायकों से अलग करती है। लोग उनकी रॉबिन हुड छवि को पसंद करते हैं और यही कारण है कि कुंडा विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ जातीय समीकरण काम नहीं करते। कुंडा में लगभग 15,000 ठाकुर हैं और मुस्लिम, यादव, दलित और ब्राह्मण निर्णायक भूमिका निभाते हैं। शायद इन्हीं समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने कभी राजा भैया के करीबी रहे गुलशन यादव को टिकट दिया था। रघुराज प्रताप सिंह का कद प्रदेश में बढ़ेगा या कम होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहिए न्यूज़ टुडे, डर कर नहीं डट कर।